हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पास आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 5 फरवरी का पेपर, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज हम लोग का होगा सेट नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा पिछला वीडियो से अपडेटेड होंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सीरीज को सभी लोगों को फॉलो करना है, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये सीरीज सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। तो आप लोग भी अपने हिसाब से जितना भी हो सके प्रीवियस पेपर, यानी ये लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी सॉल्व करो अपने तरफ से। ठीक है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। और आज का भी सेशन काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। और आज मैंने क्वेश्चन बाइलिंगुअल रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन ऑफिशियल क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं केवल इतना ही बोलूंगा, ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू रखूँ इसी तरह से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और जितने भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, देखो ये सेशन को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पर और रिवीजन के तौर पर लेना है। और चूंकि वीडियो मेरा रिकॉर्डेड होगा, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप अपना टाइम का सही यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स का मान आपको ज्ञात करने बोला है, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखो 4/5 अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा 8/10, प्लस माइनस माइनस ये 3/10। 8 से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5/10। 5/10 कितना होता है आधा। अब आधा मतलब क्या होता है 0.5, यही चीज दे रखा है। 1/2 यानी क्या हो जाएगा 3/2। 3/2 कितना होता है 1.5, ये वहां चला जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -1, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, ताकि चीजें सभी लोगों को समझ आए कि किस तरीके से हो पा रहा। बात बाकी ये चीजें सिर्फ और सिर्फ वर्बली अगर आप सोच पाते हो तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन आया आपका ट्रिग्नोमेट्री से, और ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए हैं आपका, यहाँ से आपका एसएससी का, तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपके आरआरबी जेई में भी पूछा जा चुका है और ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे भी आपका इसी फॉर्मेट पर क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बोला है, 10a बाई 1+sec प्लस 1+sec बाई 10a, इसी का रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा है। अब देखो, दो फॉर्मेट बनता है क्वेश्चन का। आंसर क्या होता है, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप आंसर डायरेक्ट देख के बता दोगे 2 cosec a हो जाएगा। आंसर क्या होगा इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन का, 2 cosec a या तो 2 sec a। जब कॉट और cosec में क्वेश्चन देगा तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 sec a, और यहाँ जब 10 और sec में देगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2 cosec a। कैसे सॉल्व होगा ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको जैसा चाहो वैसा फिलहाल सॉल्व कर सकते हो। और 10 को साइन कॉस में भी चेंज करके सॉल्व कर सकते हो, फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इसको बेसिक सॉल्व करके दिखाऊँ तो डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम मेरा नीचे क्या हो जाएगा 1+sec a हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहीं से सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा 10a हो जाएगा। तो 10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1+sec a का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो पहले मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ। तो 1+sec स्क्वायर a और प्लस 2sec a। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए 1+10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2sec स्क्वायर ए प्लस 2sec ए। क्लियर है, नीचे क्या था मेरा 10a 1+sec a। अब आप ऊपर देखो 2sec a तो कॉमन ले लोगे, यानी जब 2sec a जब आप कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बचेगा, ध्यान से देखो sec a प्लस 1 बच जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर में मेरा क्या था, यह 2 10a था और यहाँ था 1+sec a। तो ये आपका आपस में नहीं कट जाएगा ये और ये, तो क्या बच गया केवल 2sec a बाई 10a। 2sec a बाई 10a तो क्या हो जाएगा, यानी 2/cos a, और यहाँ पर आपका साइन a बाई कॉस। तो अब आप समझ गए होंगे, तो वो 2/sin a क्या होता है 2 cosec a, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें सभी लोगों को समझ आया होगा। और जैसे कि मैंने बताया, इतना करने का जरूरत नहीं है, आप जहाँ तक समझ पा रहे हो आप जितना चीज़ समझ पाओगे आप उतना स्टेप स्किप कर पाओगे। ठीक है, चलिए। और यही क्वेश्चन में जब 10 का जगह कॉट दे देता और सेक का जगह कॉसेक दे देता तो आंसर फिर मेरा क्या हो जाता 2sec a हो जाता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था।
अब यहाँ पर क्या बोला था कि इन अ ट्रायंगल, यानी कोई त्रिभुज है ABC में, आपको इसका मान बताना था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको पता है जब एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था तो मैंने एनालिसिस में आपको बताया था कि कोसाइन रूल से क्वेश्चन आपके बन रहे एग्जाम में, और कोसाइन रूल से क्वेश्चन बन भी रहे थे। अगर इस वाले क्वेश्चन में बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोसाइन रूल का हेल्प लेना होगा, तभी जाके आप बना पाओगे। अगर आप कोसाइन रूल नहीं जानते हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं बना पाओगे। और कोसाइन रूल से काफ़ी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी बने थे, और ग्रुप डी में मुझे विश्वास है एक आध क्वेश्चन तो कोसाइन रूल से जरूर बनेगा, मतलब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूँ तो देखो एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कोसाइन रूल आपने पढ़ा होगा हल्का बहुत। अभी मैं हल्का से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। ठीक है, बात बाकी अगर आपने हल्का से भी नहीं पढ़ा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो देखो एक कोई ट्रायंगल हो गया जो कि आपको दे रखा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका सामने वाला भुजा ए हो गया, और बी के सामने वाला भुजा बी हो गया, और स्मॉल बी, और सी के सामने वाला भुजा एंगल का सी हो गया। अब आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंगल निकालने कुछ भी पूछ सकता है। तो कोसाइन रूल में आपको क्या होता है, कॉस ए, अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो मैंने क्या बताया था, आजू बाजू का भुजा का स्क्वायर का सम, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC। बोलो क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉस बी, यानी अगर एंगल बी के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे कॉस बी क्या हो जाएगा, तो इसके आजू बाजू का सामने वाला साइड कौन हो जाएगा, सी और ए, यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2AC। उसी तरीके से अगर कॉस सी की बात करेंगे हम लोग तो फिर से कॉस सी के सामने में कौन सा दो भुजा अगल बगल आजू बाजू का ए और बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB। तो बस यही चीज आपको पता होना चाहिए, बस इसी का हेल्प लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन में भी बनाने के लिए। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं अब इसको हटाता हूँ, अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा करो। तो यहाँ पर देखो ए दे रखा था, बी को बी लिखेंगे, कॉस सी उसी तरीके से कोसाइन रूल से कॉस सी मैं डायरेक्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2AB। उसी तरीके से माइनस सी ए का यहीं पास रहेगा, और फिर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2AC हो जाएगा। अब देखो C से C कैंसिल हो गया, यहाँ पर B से B कैंसिल हो गया, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है, और यहाँ पर A है तो मैं A को काट लेता हूँ कॉमन लेके पहले ही। तो यहाँ पर बाहर में क्या निकल जाएगा, पहले 1/2 निकाल लो आसानी से, और फिर ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ये बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो अब देखो कौन कट रहा है, ये और ये कट जा रहा है, यानी 1/2 हो गया, और ऊपर क्या हो जाएगा 2B स्क्वायर माइनस 2C स्क्वायर। अब आपको पता है 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, केवल 2 कॉमन लेके कट जाएगा, यानी B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोलो क्लियर है। तो जब आप चीज़ें समझोगे तो आप स्टेप को स्किप कर सकते हो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कोसाइन रूल पर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, ठीक है, पहले भी आपसे एनटीपीसी में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपसे एलसीएम निकालने बोला है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एलसीएम पूछा है, और एक्स वाई जेड का वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे एक्स वाई का। अब आपको पता होगा कि किसी भी चीज का अगर जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर अगर एक्स वाई का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 और 3 है, तो 2 का क्यूब और 2 यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर में 4 इंटू 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 यानी क्या हो जाएगा 3 क्यूब। उसी तरीके से वाई जेड क्या हो जाएगा मेरा, 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर है यानी 2 का पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। उसी तरीके से जेड एक्स की अगर मैं बात करूं तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 4 और ये 2 स्क्वायर और 2 यानी क्या हो जाएगा 2 क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए अगर हमको इसका अगर एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाला को लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनका अगर एलसीएम की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 2 का पावर में मैक्सिमम कितना है 5 है, गुना 3 के पावर में मैक्सिमम कितना है 4 है, तो यही उसका हो जाएगा एलसीएम। अगर एचसीएफ बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम पावर वाला को लेते हैं। तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 2 के पावर में 5 यानी 32, 32 गुना 3 9 27 81।
सॉल्व करना है तो इसको 16 कर देते हैं और इसको 162 कर देते हैं। अब इसको गुना कर लो तो 16 2 है 2, 3 कैरी 16 16 256 और 3 259, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया था, तो सॉल्व कर सकते हो। 6 और 3 9, 8 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है 5 हो जाएगा और यही 6 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 17, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था अलजेब्रा से, आपको ए बी का मान आपसे पूछा गया था। मेरे को क्या दे रखा है, ये चीज दे रखा है। तो आपको और हम सभी को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यह माइनस होगा ना, -2ab। मेरे पास क्या है, a माइनस बी का वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी है 41 और -2ab। तो हम इसको अगर यहाँ ले जाए तो क्या हो जाएगा 2ab और ये 41 में से 25 चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये आपका 2 है तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो 8 होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक्स का मान आपको बताना था। तो x का अगर मान आपको बताना है तो आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर ये 128 है। ध्यान से देखो 128 है, यानी 64 गुना 2, तो 64 से अगर 64 बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 √2 हो जाएगा। उसी तरीके से देखो ये क्या है, ये क्या है रूट, ये क्या है रूट 162 है। तो 162 कैसे कैसे लिख सकते हैं 81 गुना 2, यानी 81 इंटू 2, तो 81 बाहर जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा 8 9 72 और √2 का क्या हो जाएगा, मतलब √2 ये क्या हो जाएगा मेरा 2, यानी 72 गुना 2 कितना हो जाएगा 144। तो आपसे तो x का वैल्यू पूछा था ना, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 12, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी इनमें से कौन सा विकल्प दशमलव निरूपण है बताना है आपको, बताओ। तो सॉल्व कर सकते हो 5/100, देखो मेरे को दिख रहा है ये 5/100 है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ 20 से गुना कर दे रहा हूँ, तो ये भी 100 हो जाएगा और इसमें 4 से गुना कर दे रहे हैं, जैसे कैलकुलेशन मेरा ईजी बना रहा है। ठीक है ये करना नहीं है, चीज़ें मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। ये माइनस है, ठीक है। तो 40 और 1 5 कितना होगा 45, और 45 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 21, यानी 21/100 इसका अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.21, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा था आपसे। तो अगर इन तीनों नंबर का अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर मैं x मान लूँ तो आपको पता है 4/9 का रेशियो 12/x का रेशियो के बराबर होगा। तो 4 से काटेंगे 3 बार में, यानी x का वैल्यू आएगा 36, यानी यही होगा मेरा फोर्थ प्रोपोर्शनल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9,000 रुपये है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है कि अगर किसका वास्तविक यानी इसका जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो 9,000 रुपये है, क्या बोला इसके मूल्य में 20% का छूट दी जाती है, यानी 80% में दिया जाता है। अगर इसका 80% की बात करें तो क्या हो जाएगा 9 8 72, यानी 7200। अब फिर से इसमें 10% का बढ़ोतरी कर रहा है, 10% का बढ़ोतरी कर रहा है, यानी अब 11/10 जैसा समझो, यानी 110% इसी चीज का 110%। तो ये ही पूछा है कि इसका नया मूल्य क्या होगा बता दो। तो 2 और 7 2 9 और 7, यानी इसका करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 7920, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है। क्लियर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, फाइंड द मोड। ठीक है मीन और मीडियन आपको दे रखा था, यानी आपको बहुलक बताना था, मध्य और मध्यिका दे रखा था। तो आपको और सभी को पता है कि मोड इक्वल टू होता है क्या, 3 मीडियन -2 मीन। तो बस सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू मीडियन क्या दे रखा है मेरे को, मीडियन मेरे को 5 दे रखा है और मीन मेरे को क्या दे रखा है 4 दे रखा है, तो यानी 5 3 15 और 8, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7, यही होगा मेरा बहुलक, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो संख्याओं का योग दे रखा था और उनके वर्गों का अंतर भी दे रखा था, आपसे संख्या का अंतर पूछ रहा था।
यानी दो संख्या का योग यानी x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा था 27, और आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंस भी दे रखा था 243 के बराबर। आपसे क्या पूछा था, x माइनस वाई का वैल्यू बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपसे एक्चुअली पूछा था। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे बना सकते हैं जैसा आप समझ रहे होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप इसको एक काम करो, छोड़ो ये देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ दे रखा है ना। अब आप तो जानते हो यार कि x प्लस वाई और ये x माइनस वाई हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी 243। अब देखो ना, मेरे पास इतना का तो वैल्यू आपके पास है ना, तो 27 से इसको हम डायरेक्ट काट देते हैं। तो 27 से कितने बार में ये कट जाएगा, आप ही बताओ ना। 27 से ये 9 बार में कट जाएगा, तो यानी x माइनस वाई का जो वैल्यू होगा वो 9 के बराबर ही होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक होगा बताओ। तो ये वर्बली सॉल्व कर लोगे, 20% कम है तो वो कितना ज़्यादा होगा, 25% ज़्यादा होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आपको पता है अगर ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, आप इसको जैसे समझो वैसे समझ सकते हो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, 20% बोले तो क्या होता है, 1/5 होता है। अगर बी का वेतन अगर 5 है तो ए का वेतन कितना है, 4 है। क्वेश्चन का मतलब बस यही निकल रहा है। तो आपसे पूछा है कि ए का वेतन बताओ कितना परसेंट ज़्यादा है बी के रेस्पेक्ट में। तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है किससे, ए से। अब ए के रेस्पेक्ट में बताना है, तो यही चीज़ तो परसेंट में पूछा था, तो 25% से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो अब यहाँ पर क्या बोला, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो ब्याज का दर बताओ क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है, या फिर आप बेसिक से बनाना चाहो तो बेसिक से भी बना सकते हो। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं कि कोई भी प्रिंसिपल 8 सालों में अपना खुद का 8 गुना हो जा रहा है, यानी यही अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। कितने सालों में, 3 सालों में। आपसे केवल रेट पूछ रहा, किस रेट से हुआ ये। तो फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, आप लोग बेसिक सभी लोग जानते हैं, बेसिक से भी बना सकते हो। आपको पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस आर बाई 100 बाई टी। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, जहां पर आपको क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ईजी हो जाता है जहां पास आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। सेम डेटा पर सेम फॉर्मेट पर क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाता है, जिसका आंसर आपका 100% होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला की बात करूं तो रेट इक्वल टू क्या होता है, अगर कोई भी अमाउंट, ठीक है, कोई भी अगर राशि कितने भी सालों में कितना भी टाइम्स हो जाए, यानी n टाइम्स हो जाए, तो फॉर्मूला क्या होता है, n 1/t माइनस 1 इंटू 100। यानी कोई भी राशि कितना भी टाइम्स हो जाए, कितने भी सालों में, तो इसका आपको अगर रेट बोले निकालने तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पर कितना टाइम्स हो गया, 8 गुना हो जा रहा, ठीक है, ये 8 हो गया। कितने सालों में, 3 सालों में, माइनस 1, और ये 100 है। तो 8 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब, यानी ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 और इंटू 100, यानी क्या आया, घुमा फिरा के 100% आया ना। तो बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी राशि अगर कितना भी गुना हो जाए, एन का कितना भी टाइम्स हो जाए और कितने भी सालों में, डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। और यही अगर सिंपल इंटरेस्ट में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको बता चुका हूं, n माइनस 1 100 बाई टी। आपसे टाइम और रेट में किसी को भी किसी भी जगह पे घुमा सकता है। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद इसका गुणनखंड होगा, बताना है आपको। मतलब निम्नलिखित में कौन सा बहुपद इसका गुणनखंड होगा, बताओ। इस बहुपद का कौन सा एक गुणनखंड होगा, ये आपको बताना है, यानी इसका एक फैक्टर बताना है। आप देख रहे हो, इसका अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये 20 है, और यहाँ पर -1 चाहिए। तो 5 का गुना जब हम 4 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी x का 2 वैल्यू आपको पता चल गया। x का 2 वैल्यू क्या होगा, क्योंकि माइनस माइनस है तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, तो 5 में से 4 जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, +5, और एक वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। क्योंकि अगर मैं बात करूँ अगर उसको क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर आपको दिख रहा है, x -5 दिख रहा है, यानी इसका ये वाला गुणनखंड है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपको इसका वर्गमूल बताना था।
पॉइंट को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो भी आप बता दोगे, पॉइंट को जब आप इग्नोर करोगे तो क्या हो जाएगा 4225/100। अब आपको पता है ये किसका स्क्वायर, ये 65 का स्क्वायर है, ये 65 का स्क्वायर है, और नीचे आपको पता है ये 10 है, तो क्या हो जाएगा 6.5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 रुपये में खरीदता है और इसे बेचने में 6% का लाभ प्राप्त करता है, तो इसका विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो अगर कोई आदमी अगर कुछ भी चीज़ खरीद रहा है तो उसके लिए सीपी क्या हो जाएगा 650 ही हो जाएगा। अब इसको 6% के लाभ पर बेच रहा है, तो 6% का लाभ पर बेच रहा है, तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.5। 6% के लाभ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×25 36 और 3 39, यानी 39 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है, तो यही आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है, तो क्या हो जाएगा 689, ये हो जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये पूछा है, इसको ट्राई करो। अब ये दमदार क्वेश्चन है, इसको देखो। यहां पर क्या बोला है कि कोई एक वृत्त है, वृत्त के संक्षेप बिंदु 3 और 4 की स्थिति निर्धारित कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक पॉइंट है 3 और 4, आपको इसका पोजीशन बताना है कि सर्कल के रेस्पेक्ट में ये कहां लाई करेगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अब देखो ये क्वेश्चन वाकई में दमदार है। अगर आपको याद हो, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको मैंने जब आपका एनटीपीसी का एनालिसिस चल रहा था तो वहां पर मैंने सर्कल के इक्वेशन बेस पर पूरा एकदम फुल डिटेल में मैंने आपको हर एक चीज बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी यही बोलूंगा, अगर आपने हल्का भी अगर कुछ देखा होगा या फिर आपने हल्का बहुत इससे पहले कभी पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप जरूर से समझ जाओगे, या फिर अगर आपने इससे पहले कभी सर्कल के इक्वेशन पर क्वेश्चन नहीं बनाया तो मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। बाद बाकी मैं अपने तरफ से थोड़ा बहुत आपको जरूर से समझाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझ गए कि कोई एक पॉइंट दे रखा है 3 और 4, आपको इसका केवल पोजीशन बताना है कि ये पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ है, यानी ये कहाँ लाई कर रहा है। जैसे कि अगर मैं ग्राफ में समझाऊं तो ये आपका एक्सिस हो गया। अब जाहिर सी बात है ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन मान लो कि यहां पर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पॉइंट पी पॉइंट आपको जो दे रखा है, आपको तो बताना है इसी का पोजीशन सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ है। अब जाहिर सी बात है कहाँ कहाँ हो सकता है, मान लो ये पॉइंट आपका यहाँ कहीं, मान लो ये पी पॉइंट यहाँ हो सकता है, या फिर सर्कल के अंदर में भी हो सकता है, या फिर सर्कल के ऊपर पर भी हो सकता है ना। यही तो 3 केस बनेगा ना, कि सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा या फिर सर्कल के ही ऊपर होगा। बात समझ गए। यानी क्वेश्चन में यही बोला है कि ये पॉइंट का पोजीशन बताना है कि सर्कल के रेस्पेक्ट में कहाँ है। अब कैसे हम लोग पता लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको पता चल गया अगर ये सर्कल है तो सर्कल का कोई केंद्र बिंदु होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि इसका केंद्र बिंदु O है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसका रेडियस भी होगा, क्योंकि सर्कल है तो रेडियस भी होगा, यानी त्रिज्या भी होगा। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे O और P का डिस्टेंस निकालेंगे। ये P पॉइंट कहाँ है मेरे को नहीं पता, यानी जो बिंदु है 3 और 4 जिसको मैं P मान लिया हूं, ये बिंदु कहां पर है मेरे को नहीं पता। हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग O और P का डिस्टेंस निकालेंगे। जब हम लोग O और P का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर O और P का डिस्टेंस अगर मेरा रेडियस से ग्रेटर देन आया तो इसका मतलब वो बिंदु कहां होगा, बाहर में होगा, क्योंकि दिख रहा है ना ये रेडियस तो इतना ही बड़ा होगा और OP क्या होगा, इससे बड़ा होगा। यानी OP का डिस्टेंस अगर बड़ा आ गया रेडियस से तो इसका मतलब वो बिंदु बाहर में लाई कर रहा है। अगर OP का डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा आ गया तो इसका मतलब वो कहां पे बिंदु होगा, सर्कल के अंदर में होगा, समझे। और अगर मान लो ये जो आपका OP का जो डिस्टेंस है अगर वो बराबर आ गया R का, तो इसका मतलब क्या है, वो सर्कल के ही ऊपर लाई कर रहा है। समझ गए। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और हम लोग को निकालना अब कैसे है। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को। तो हम लोग देख लेंगे कि OP का डिस्टेंस कितना है। रेडियस से छोटा है तो आपका अंदर होगा, रेडियस से बड़ा है तो बाहर होगा, और रेडियस के अगर बड़ा मतलब रेडियस के ही उतना है तो मतलब उसके ऊपर ही लाई कर रहा होगा। क्लियर। अब हम लोग कैसे निकालेंगे ये तो आप समझ गए। अब बात करेंगे, हमको तो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, हम लोग सेंटर कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, तो ये चीज मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। मैं फिर से हल्का से जल्दी से बता देता हूं। देखो ये सर्कल का एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, जो कि होता क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy, ठीक है, 2fy + c = 0। ये होता है मेरा सर्कल का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। जब हमको जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दिया जाता है ना तो हम लोग डायरेक्ट सेंटर कैसे निकालते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 2g है, तो 2g का आधा कर देते हैं
और प्लस है तो माइनस कर देते हैं, यानी 2g का आधा कर देंगे। ये x पॉइंट निकल के आ गया। अब y पॉइंट के लिए क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट क्या है 2f, और 2f का आधा कर देते हैं, और चूंकि प्लस है तो माइनस कर देते हैं, और जब माइनस रहे तो प्लस कर देंगे। चूंकि जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो क्या करते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आप समझ गए? यानी अगर किसी भी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आपको सर्कल का सेंटर निकालना है तो x का कोफिशिएंट का आधा कर देना, और प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस कर देना। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सेंटर में आपको बताना चाहता हूं क्या होता है, -g और -f ही होता है मेरा सर्कल का केंद्र बिंदु। क्लियर? अब रेडियस की बात करोगे, पूछोगे भैया रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है फिर क्या, g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर। c क्या है मेरा, ये वाला चीज। क्लियर हो गया सभी लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ गए। अब आप ये सर्कल का इक्वेशन से अब डायरेक्ट खुद से आप केंद्र बिंदु निकाल लोगे और रेडियस निकाल सकते हो। बस अब सॉल्व करो। अब चीजें तो मैंने आपको बता रखा है, अब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से इसका केंद्र बिंदु निकालेंगे। तो x पॉइंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट देखो -3 है, -3 का आधा करेंगे, और माइनस है तो पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3 का आधा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब y का पॉइंट, y पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो y का कोफिशिएंट क्या, -4, -4 का आधा करेंगे तो -2, अब माइनस वाला क्या होता है, प्लस हो जाएगा। यानी ये आ गया मेरा सर्कल का सेंटर। बोलो आसानी से निकल के आ गया। अब रेडियस भी निकाल सकते हैं बस उसी फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से क्या करेंगे, 3/2 का स्क्वायर यानी 3/4 + 4 और -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 3 जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3, और 4 3 12, 12 9 21, यानी ये क्या हो जाएगा, √21/2 निकल के आ गया। बोलो रेडियस भी निकल के आ गया और मेरा सर्कल का केंद्र बिंदु भी निकल के आ गया। तो मैंने क्या बताया था, पी पॉइंट तो आपको दे रखा है 3 और 4, तो अब आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाल लोगे और देख लो रेडियस से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो बस मैं यहाँ से अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल ले रहा हूँ। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैं बताऊंगा, इसका शॉर्ट किस तरीके से आप बना सकते थे, बट ये चीज आपको समझ में बहुत जरूरी था आपको आना। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सीपी का डिस्टेंस मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 3 में से 3/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से 1.5 जाएगा तो 1.5 बचेगा, 1.5 मतलब 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 9/4, 9/4 प्लस 4 में से 2 जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 16, 16 9 25, यानी क्या हो जाएगा 16, 4 4 16, 16 9 25, तो 25/4 यानी सॉल्व करोगे तो 5/2। ठीक है, 5/2 आ जाएगा। 5/2 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2.5। अब आप ध्यान से देखो ये क्या वैल्यू है, 21/2 है। अब आप खुद बताओ ये वैल्यू इससे क्या छोटा है कि बड़ा है, यानी सीपी का वैल्यू क्या है, रेडियस से बड़ा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बड़ा। वो अप्रोक्स में भी देखोगे तो 4.4 के करीब करीब जाएगा या 4.5 के करीब जाने वाला है, क्योंकि आपका 2.5 से कम ही है। यानी आपको पता चल गया सीपी का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। जब रेडियस से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉइंट आपका सर्कल का से कहाँ है, बाहर है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस पर स्थित नहीं है, इसके बाहर स्थित है, यानी ये आउटसाइड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बनाना था। चलिए हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है, निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। यानी क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको उस ट्रायंगल का एरिया बताना है जो आपका एक स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रहा है। जैसे कि मान लो ये एक्सिस है, वो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से हो सकता है, मगर वो कोऑर्डिनेट के साथ मिलकर जो ट्रायंगल बनेगा उसी का ये एरिया बताना है। जैसे कि मान लो अगर ये ट्रायंगल आपका बन रहा है तो इसका एरिया बताना है, अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो आपको इसका एरिया बताना है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है जो कि क्या दे रखा है, 5x + 7y = 35। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। एक बार हम लोग x इंटरसेप्ट कर लेंगे, एक बार y इंटरसेप्ट कर लेंगे। यानी एक बार x का पॉइंट 0 रखेंगे तो मेरा y पॉइंट क्या निकल के आएगा बताओ। जब x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। जब हम लोग आपका y का पॉइंट जब 0 रखेंगे तो x का पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। तो ये देखो ये 2 पॉइंट निकल के आ गया। अब आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हो, यानी x 0 है तो x लाइन पर क्या होता है, y का वैल्यू सारा 0 होता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला y पॉइंट, y लाइन पर x क्या होता है, 0 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा, यानी यहाँ से अगर तक का डिस्टेंस की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, 7 ही होगा। और यहाँ से अगर y एक्सिस पर अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, 5 ही होगा। अब आपको पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 7,
और हाइट कितना है 5, यानी 7×5 = 35/2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइप द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो 5 पाइप को अगर 80 मिनट लग रहे हैं तो 8 पाइप को x मिनट लगेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 × 5 50 मिनट लगेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात दे रखा है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कुल कितने रुपए हैं? बताओ। अब आपको पता है कि बक्से में तीन टाइप के सिक्के, एक 1 रुपये, एक 50 पैसे और एक 25 पैसे। सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ठीक है, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। अगर मैं सिंपली अगर समझूँ तो सिक्कों का अगर अनुपात दे रखा है, अगर 1 रुपये यानी अगर 1 रुपये के यहाँ पर अगर मैं 1 रुपये का एक ही सिक्के मानूँ तो उसका वैल्यू क्या होगा? x, यानी 1x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये 2 है, यानी 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे क्योंकि इसी रेशियो में है, तो 50 पैसे के 2 सिक्के का वैल्यू क्या बनेगा? x ही बनेगा। उसी तरीके से अब ये 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो उसका वैल्यू क्या बनेगा? 0.75, 75 पैसे बनेंगे ना, तो 0.75 लिख लेता हूँ, यानी 0.75x होगा, यानी ये उसका वैल्यूज है। ठीक है, वैल्यूज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा था कि अगर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, तो आपको पता है अगर 50 पैसे की अगर सिक्कों की संख्या अगर 80 है तो उसका रुपए के वैल्यू कितने बनेंगे? 40 रुपये बनेंगे। तो यही तो 40 रुपये के बराबर हुआ ना, तो ये भी 40 रुपये है, तो ये भी तो x ही है, यानी ये भी 40 रुपये होंगे। और ये 0.75 है, तो x का वैल्यू जब 40 है तो 0.75 बोलो या 3/4 बोलो, जैसा चाहे वैसा बोलो, तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 30 रुपये, यानी ये हो गया सबका वैल्यू 40 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, यानी टोटल 110 रुपये है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी त्रिभुज का आधार ऊंचाई दे रखा था, आपसे क्षेत्रफल पूछा था। सिंपल था, यहाँ पर बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 8 चौका 48, 48 का आधा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या बोला था कि यदि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का एक सहित 3 गुना हो जाता है, तो नए बने आयत का परिमाप बताओ क्या होगा? बताओ। अब मेरे को पता है कि कोई रेक्टेंगल का लेंथ अगर मेरा 15 है और एरिया अगर 150 है, तो ब्रेथ तो आप डायरेक्ट भरबली बता दोगे 10 होगा। क्लियर है? 10 होगा। अब मेरे को क्या बोला था क्वेश्चन में, यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? मूल क्षेत्रफल का कितना हो गया? 1/3, यानी मैं कह सकता हूँ 4/3, यानी पहले अगर 3 यूनिट रेशियो, मतलब पहले अगर 3 यूनिट अगर एरिया था तो अब बढ़कर हो गया 4। तो ये 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 150 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 200। बोलो क्लियर है? यानी अभी वाले जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 200 होगा। तो आपसे बोला है नए बने आयत का परिमाप बताओ क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इसका अगर लंबाई में वृद्धि करने पर, यानी जाहिर सी बात है मेरा रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना रहा होगा? चौड़ाई में कुछ भी वृद्धि नहीं किया गया है, तो लंबाई में वृद्धि हुआ है। तो अगर मेरा चौड़ाई अगर 10 है और आपको पता है एरिया अगर मेरा 200 है, तो जाहिर सी बात है लेंथ कितना हो गया होगा? 20 हो गया होगा। अब जाहिर सी बात तभी तो 20 × 10 200 होगा ना। तो आपसे इसी का पूछा था परिमाप। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 20 + 10 30 और 30 का डबल 60, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको देखो। यहां पर क्या बोला था कि जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्जा खरीदे। जॉन ने एक पिज्जा का 2/4 भाग खाया। सारा, टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्जा का 3/4 भाग खा लिया, तो कितना पिज्जा शेष बचा है बताओ? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ गए? उम्मीद करता हूँ सभी लोग। 4 लोग हैं, 4 दोस्त लोग 3 पिज्जा ऑर्डर करते हैं जो कि सेम साइज का होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि जॉन 2/4 खा रहा, 2/4 बोलो या आधा बोलो, जैसा समझ सकते हो। ये 2/4 खा रहा, अब बाकी दोस्त लोग 3/4 करके खा रहे हैं, यानी बाकी जो 3 ठो दोस्त है वो 3/4 करके खा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये टोटल इतना पिज्जा खा चुके हैं,
तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना हो जाएगा, 4 3 3 9, 9 2 11, यानी 11/4 पिज़्ज़ा खत्म हो चुका है। अब आपको पता है टोटल कितने पिज़्ज़ा थे, टोटल पिज़्ज़ा 3 थे, और आपको पता है एक का मतलब क्या होता है, एक पिज़्ज़ा, तो 3 पिज़्ज़ा, क्योंकि फ्रैक्शन में काम हो रहा है तो आपको पता है एक पिज़्ज़ा 1 होगा, तो 3 पिज़्ज़ा थे, तो 3 में से अगर हम 11/4 को अगर माइनस कर दे तो मेरा कितना पिज़्ज़ा बचेगा, तो 4 3 12, 12 से 11 जाएगा 1, यानी 1/4 पिज़्ज़ा अब आपका बचेगा। करेक्ट आंसर जाएगा 1/4 पिज़्ज़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन था इसमें ऑब्जेक्शन लगा था, ठीक है, ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा था। जिनका भी पेपर रहा होगा उनको ऑब्जेक्शन करने के बाद उनको नंबर जरूर से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में गलत था, सिर्फ थोड़ा सा गलती था, बाद बाकी आपको नंबर फिलहाल मिल जाएगा अगर जिन्होंने भी आपको ऑब्जेक्शन किया होगा, चाहे आप अटेम्प्ट किए हो या फिर ना किए हो। चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोला था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 और 7 9 के जोड़ने वाली रेखा आंतरिक रूप से 1 और 2 को अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन फॉर्मूलाज पर आपका बेस क्वेश्चन बना था, जो कि आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ से क्वेश्चन बनना है, मतलब बनना है। सेक्शन फॉर्मूला पर बेस क्वेश्चन है। 2 पॉइंट आपको दे रखा था, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको 2 और 4 दे रखा है, और ये 7 और 9 दे रखा है, ठीक है। इसको जोड़ने वाली रेखा 1 और 2 के अनुपात में आपका बांटा जा रहा है, यानी 1 और 2, यानी इस रेशियो पर आपका बांटा गया, तो यही वाला पॉइंट आपको ज्ञात करना था। बात समझ रहे हो, तो बस आपको इसका पॉइंट का बताना था। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला मैं लिख देता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। तो यहाँ पर एक्स पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको एक सेकंड, एक्स पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो क्या हो जाएगा मेरा एक्स पॉइंट, इसको मैं एम से डिनोट करता हूँ, और इसको आप एन से डिनोट कर सकते हो, या फिर कई लोग के और 1 से डिनोट करते हैं, जैसा चाहो डिनोट करो। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n हो जाएगा। y पॉइंट उसी तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। बोलो क्लियर है, बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये मेरा x1 पॉइंट हो गया, ये मेरा y1 पॉइंट हो गया, ये उसी तरीके से x2 पॉइंट हो गया, ये मेरा y2 पॉइंट हो गया। क्लियर है। तो अब देखो, तो यहाँ पर m क्या है, m का वैल्यू 1 है, x2 मेरा क्या है, x2 मेरा क्या है 7, 7 प्लस n का वैल्यू क्या है 2, और x1 क्या है 2, यानी क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी ये क्या, और m प्लस n 2 और 1 3 हो जाएगा। और इसी तरीके y पॉइंट क्या हो जाएगा, m का वैल्यू तो 1 है, y2 पॉइंट क्या है 9, तो 9 गुना 1 9 हो जाएगा, प्लस y1 का वैल्यू 4 है, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा, बटा m प्लस n यानी 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/3 और 17/3, जो कि ऑप्शन देख रहे हो 5 है ये, तो इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/3 और 17/3। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिन में बी करता है, ए का सहायता करता है, ठीक है, बी ए का सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिन में सी ए का सहायता करता है। तो कार्य कितना दिन में पूर्ण हो जाएगा बताओ। पहले आप लोग क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आप समझ गए कि ए बी सी है, जो कि 20 30 60 दिन में काम को किसी भी कर सकते हैं अकेले अकेले। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए अगर पूरा प्रतिदिन काम करता है, यानी ए पूरा टोटल डेज काम करता है। अब उसमें क्या बोला है, जो बी है वो आपका ऑड नंबर डे में काम करता है ए के साथ, ठीक है, जो बी है वो ए के साथ मिलकर ऑड नंबर डे पे काम कर रहा है, और जो आपका सी है वो इवन नंबर डेज पे आपका ए के साथ मिलकर काम कर रहा है। तब आपसे पूछा है कि बताओ पूरा कितना दिन लगेगा काम खत्म करने में। मतलब अगर मैं बात करूँ ऑड नंबर डेज में बी आपका हेल्प करेगा ए का, और इवन नंबर डेज में आपका सी हेल्प करेगा ए का। क्लियर है, क्वेश्चन समझ गए आप सभी लोग। अब बनाएंगे कैसे, तो वैसे ही बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, आपको पता है ये इसका आपको दे रखा था, ये 20 दिन में काम को खत्म कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है, और ये आपका 60 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क मेरा 60 हो गया, इसका मतलब ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा, और ये आपका 1 यूनिट काम करेगा। क्लियर है। अब मेरा बात का जवाब दो, ये पहला दिन मान लेते हैं और ये दूसरा दिन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर डेज होता है और ये इवन नंबर डेज होता है। तो आपको तो पता है ना कि जब विषम नंबर डेज यानी विषम नंबर में आपका कौन काम कर रहा था, ऑड नंबर डे में कौन काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, ध्यान दीजिएगा। यानी ए तो डेली काम कर रहा है, तो ए के साथ बी काम करेगा पहला दिन, क्योंकि पहला दिन क्या था विषम नंबर डेज है,
तो पहला दिन कितना काम हो पाएगा, 5 यूनिट हो पाएगा। अब दूसरा दिन की बात करेंगे तो दूसरा आपका क्या है, सम नंबर में डेज है, यानी इवन नंबर में डेज है ये। तो अब कौन काम करेगा, सी मिलकर काम करेगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट काम होगा। ये आप सभी लोग समझे ना, 5 और 4 कैसे आया। विषम नंबर में ए बी काम करेगा साथ में, और सम नंबर में आपका सी काम करेगा। तो 3 2 5 और 2 और 1 2 3 और 1 4। क्लियर। यहां पर मैं कहना यही चाहता हूं कि 2 दिन में आपका टोटल कितना काम हुआ, आप देखो 9 काम हुआ, यानी 9 यूनिट काम हुआ है। आपको टोटल कितना काम करना है, 60 यूनिट काम करना है। 60 यूनिट काम करना है, तो मैं सिंपली यहां पर क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को 60 यूनिट काम करना है, तो 9 का गुना ऐसा करेंगे जिससे मेरा ये 60 बन जाए। तो 60 तो बनने से रहा नहीं, क्योंकि 9 में ऐसा क्या गुना करेंगे जो 60 बन जाएगा, तो 60 बनेगा नहीं। इसके नियर अबाउट हम लोग चल आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी मुझे 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 12 दिन में टोटल अब आपका कितना काम हो चुका है, तो 9 गुना 6 54 काम हो चुका है। बोलो क्लियर है, 54 यूनिट काम हो चुका है। अब मेरे को बताओ 13 डेज जो होगा वो कौन काम करने आएगा, तो आप बोलोगे भैया बी काम करने आएगा, क्योंकि ये विषम नंबर डेज है। तो ये लोग कितना काम करेगा, फिर से 3 और 2 मिलकर 5 काम करेगा। तो 54 यूनिट काम हो चुका है, 5 यूनिट काम और हो जाएगा। अब कितना यूनिट काम हो चुका है, 59 यूनिट काम हो चुका है। क्लियर। अब बताओ कितना काम बच गया, केवल 1 यूनिट काम बच गया। अब बताओ 14th नंबर जो डेज होगा वो कौन करेगा, सी आएगा काम करने ए के साथ मिलकर। तो ये लोग मिलकर कितना काम करता है, 4 यूनिट काम कर पाता है, जो कि काम सिर्फ एक ही करना है आपको। तो अब आप समझ गए, यानी एक काम करना है 4 यूनिट कर सकता है, यानी इतना समय लगाएगा। तो यहां से हो गया 13 दिन, और ये +1/4, यानी 13 एक सही 4 दिन लगेंगे टोटल काम करने में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। मैंने एक एक चीज आपको उम्मीद करता हूँ पूरा समझाया हूँ, और आप समझे भी होंगे अच्छे तरीके से। क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ए और बी एक साथ मिलकर अगर 35 दिन में काम को पूरा पूरा कर सकते हैं, ए अकेला अगर 60 दिन में करेगा तो बी अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर पाएगा, बताओ। तो 2 लोगों का कार्य दे रखा और एक सिंगल लोगों का, एक 2 लोगों का साथ में काम दिया और एक का इंडिविजुअल में दिया है। तो आप दूसरे का इंडिविजुअल में आसानी से निकाल सकते हो फॉर्मूला की मदद से। तो क्या हो जाएगा, 35 गुना 60, और दोनों का डिफरेंस कितना का आपको दिख रहा है, दोनों का डिफरेंस में आपको कितना का दिख रहा है, 25 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सॉल्व कर लो, 5 से काटेंगे 5 और ये 12, 5 से काटेंगे 7, 12 से 84। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर की चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर की चाल से साइकिल से दूरी तय की। तो कितने दूरी पैदल चलकर तय की है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है ये आपका फुट से दूरी कुछ तय किया होगा, और एक आपका कुछ बाईसाइकिल से दूरी तय किया गया। मेरे को देखो यहाँ पर मेरे को स्पीड दे रखा है, पैदल चलने का स्पीड दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल से चलने का स्पीड दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा का चलने का स्पीड है। और आपको देखो यहाँ पर 9 घंटा में 61 किलोमीटर चल रहा, तो औसत गति भी आपके पास है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एलिगेशन मेथड लगा दे रहे हैं, ठीक है, एलिगेशन रूल लगा दे रहे हैं। तो यहाँ से औसत गति, औसत स्पीड क्या आ जाएगा, औसत गति तो 61/9 आ जाएगा। तो बस इसी से मैं हम लोग एलिगेशन लगा दे रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या किए, स्पीड को पकड़ के एलिगेशन लगाए हैं। तो जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, टाइम का रेशियो निकल के आएगा कि कौन कितना टाइम लिया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बस यहाँ पर एलिगेशन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 9 जगह 36, 61 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25/9। और यहाँ पर क्या जाएगा, 9 9 81, 81 में से 61 जाएगा तो 20/9। यानी अब इसको आप देखोगे तो यहाँ से मैं 9 से, अगर यहाँ से क्या से गुना कर लो, 9 से काटूंगा तो ये दोनों जगह कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 और 5 में कट जाएगा। यानी मैं कहना यही चाहता हूँ कि इन दोनों के द्वारा जो टाइम का रेशियो होगा वो 4 और 5 के अनुपात में लिया गया होगा, 4:5 के रेशियो में। तो आपसे पूछा था कि वो कितना दूरी पैदल चला है, तो 9 घंटा में अगर मैं बात करूँ, 9 घंटा में वो पैदल कितना देर चला होगा, तो 4 और 5 के अनुपात में। यानी आप कह सकते हो कि वो 4 घंटा पैदल चला होगा, जिसका स्पीड अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया तो 4 घंटे में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, 16, यानी चल चुके 16 किलोमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, एलसीएम और एचसीएफ बताना था आपको।
तो आप अगर आप इसका HCF देखोगे तो आपको पता है 3 ही इसका HCF दिखेगा, ऑप्शन से ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। एलसीएम की बात करेंगे तो 420 या 140 में से कुछ भी हो सकता है। अब 140 की अगर बात करेंगे तो आपको पता है 15 का टेबल में 140 नहीं होता, यानी इसका आंसर ये कभी नहीं होगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको ट्राई करो। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला, यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का 3/5 के बराबर है, तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाले लड़कियों की कुल संख्या का 2/5 के बराबर होगा, बताओ। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, सिंपली बोल रहा है कि कोई स्कूल होंगे। अब स्कूल में कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है मुझे नहीं पता, बट ये जरूर बोल रखा है कि बॉयज के जितने भी बॉयज है उसमें 3/5 कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब उसी में जितने भी गर्ल्स होंगे मुझे नहीं पता, उसी गर्ल्स में 2/5 उसी जितने भी गर्ल्स होंगे उसका 2/5 उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी किसी समारोह में वो लोग आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बॉयज का 3/5 और गर्ल्स का 2/5 बराबर है। क्लियर। ये क्वेश्चन में पहले आपको हिंट आपको दे रखा है, एक छोटा सा हिंट। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो मेरा बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा पार्टिसिपेट का, वो क्या निकल के आ जाएगा, 2/3 का, यानी 2:3 का निकल के आ जाएगा। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि बॉयज में 2 लोगों ने यानी 2 यूनिट लोगों ने आपका पार्टिसिपेट किया है, तो गर्ल्स ने 3 यूनिट का पार्टिसिपेट किया है। क्लियर है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है। BG का रेशियो निकल के आ गया, ये मैं लिख देता हूँ, ये B हो गया, ये G हो गया, 2:3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया बस वैसा करो ना। क्या बोला था, समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा, तो कुल संख्या पहले है कितना, 2 और 3 5 यूनिट, तो इसी का मैं मान लेता हूं कि X हिस्सा, यानी इसी का तो X हिस्सा किसके बराबर है, तो जितने गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उसके 2/5 के बराबर है। तो गर्ल्स कितने थे, 3 यूनिट लोग, मतलब 3 लोग आपका पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसका 2/5 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन में बोल रखा था ना। तो इसको सॉल्व करके X का वैल्यू नहीं निकाल लोगे, कितना हिस्सा हो रहा, तो 3 2 6 और ये 5 वहां चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 6/25, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है, यही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से DI का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये सबसे पहले देख लो, ये इंग्लिश में DI है, तो जिनको समझना है समझ सकते हो, ठीक है। मैं हिंदी में भी आगे दिखा रहा हूँ। सिंपल सा DI है। फिलहाल मैं इसको हटाता हूँ। ये देखो क्या बोला है, जल्दी से देख लेते हैं। निम्न पाई ग्राफ में वर्तमान वर्ष के दौरान 5 ब्रांडों की कार ABCD और E के बिक्री के प्रतिशत को दर्शाया गया। जैसे कि आप समझ गए, करंट ईयर में 5 डिफरेंट ब्रांड के कार का आपको सेल्स दिखाया जा रहा है कि कितना कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा ABCDE। क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष ग्राफ में निरूपित किए गए आंकड़ों के अनुसार सही नहीं है, यानी कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है इस ग्राफ के हिसाब से, आपको वही केवल आपको बताना है। तो बता दो। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, A का बिक्री C और D के दोनों के कुल बिक्री से अधिक है। तो A का बिक्री अगर देखोगे तो 37.5% है, और C और D का अगर आप देखोगे तो 12.5 तो देखो ना, दोनों का मिला के से तो ज़्यादा ही आपका A का है, यानी ये वाला तो सही बोल रहा है। C का बिक्री A के बिक्री का 50% कम है, तो C का बिक्री कितना है आप देखोगे तो देखो, C का बिक्री है 12.5% और A का बिक्री कितना है 37.5%। तो क्या बोला था, C का बिक्री A के बिक्री के 50% कम है, तो यही तो पता चल गया ना। A का बिक्री है 37.5% और C का बिक्री है 12.5%, तो 50% कहाँ कम है, ये तो अलग है, तो यानी यही तो गलत हो गया। बाद बाकी हमको चेक करना नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन फिर से इसी तरीके से, ये देख लो इंग्लिश वालों क्लियर, आप समझ सकते हो क्वेश्चन, आप सभी लोग समझ ही चुके हो। यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं जल्दी से। क्या है क्वेश्चन, C D और E का संयुक्त बिक्री A के बिक्री से कितना प्रतिशत के बराबर। अच्छा, C और D और E का संयुक्त बिक्री, तो C का बिक्री देखो कितना है 12.5, D का बिक्री कितना है 12.5, यानी 25 हो गया। E का बिक्री कितना है आपका 12.5, यानी कितना हो गया CD 12.5, यानी 12 से 37.5 हो गया। अब देखो A का बिक्री कितना है 37.5% है, तो वही बोला C D E का संयुक्त बिक्री A के बिक्री का कितना प्रतिशत के बराबर है,
तो कितना प्रतिशत के बराबर है? 100% के बराबर है, यानी करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। फिर से एक डीआई है, ये भी डेटा इंटरप्रिटेशन। इसको भी देखो सिंपल सा है, दिए गए हिस्टोग्राम में वर्ष 2014 से 18 के दौरान एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियां की औसत प्रतिशत स्कोर, यानी जो आपका गर्ल्स और बॉयज का एवरेज स्कोर को दिखाया गया है। समझ गया, ये नॉर्मल सा है हिस्टोग्राम। 2014 से लेकर 18 तक में बॉयज और गर्ल्स का एवरेज स्कोर को दर्शाया गया है। अब देख सकते हो बॉयज ब्लू वाला है और ये आपका गर्ल्स ऑरेंज वाला है। समझ गए सभी लोग? चलो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला है, 5 वर्षों के दौरान लड़कों के कुल औसत स्कोर और लड़कियां के कुल औसत स्कोर का निरपेक्ष अंतर कितना होगा बताओ, यानी डिफरेंस बताना है औसत में। तो आप टोटल में डिफरेंस देख लो ना, वही आप निकाल लोगे, वही औसत में आप कर लेना। टोटल में देख के फिर औसत भी निकाल देना, जरूरी नहीं कि पहले औसत निकालोगे, ठीक है। या फिर आप जैसे भी देखो ना, आप इसको यहाँ पास आप इसको जैसा भी कर लो। यहाँ पास मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस ले लेता हूँ कि जो बॉयज़ है वो ज़्यादा है, ठीक है। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। फिलहाल 65 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा, 5 बचेगा। यहाँ पर देखो 80 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 ऐड हो गया, क्योंकि डिफरेंस ही ना देखना है। 80 में से 75 जाएगा तो फिर से 5 होगा। अब ये 65 में से 80 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। चूंकि -15 मैं 15 से पहले खत्म कर देता हूं, ठीक है। और फिर 60 में से 80 जाएगा तो यहां पर भी मेरा क्या हो जाएगा, 60 में से 80, यानी यहां पर भी मेरा क्या हो गया, -20। तो -20 अगर हो गया तो ये 10 है तो -10 हो जाएगा, यानी 10 का ही डिफरेंस है। 10 का ही डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस अगर मैं, क्योंकि 5 साल का है तो औसत करोगे तो कितना का एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा, 2 का आएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी जल्दी कर सकते थे। लास्ट क्वेश्चन आप अब इसको देख सकते हो। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो इसी के साथ मेरा ये वाला भी सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो टोटल यहाँ पर 34 क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि मैंने आपको पूरे 34 के 34 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई शिफ्ट में 29 क्वेश्चन थे, कोई शिफ्ट में 35, 36 क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए गए थे। तो यहाँ पर मैं अभी भी आप लोगों को यही बोलूंगा, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो तो ये वाला पेपर को जरूर से पूरा सॉल्व कर लेना। जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ, 125 शिफ्ट या 130 शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुआ, आप जरूर से सारा शिफ्ट का क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना। मैथ भी करना, रीजनिंग भी करना और जीके जीएस भी जरूर से करना। यहाँ पर भी देखो मैं एक चीज बता दूं, रीजनिंग को जरूर से करना आप लोग। आपको पता है रीजनिंग का पेपर देने के बाद सभी को पता चल गया था कि रीजनिंग को हम लोग जितना लाइट में लिए थे वो उतना लाइट में था नहीं। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे गए थे। तो इसलिए रीजनिंग को अब इग्नोर एकदम भी नहीं करना है। रीजनिंग, मैथ, सब कुछ आपको सॉल्व करते चलना है अपने तरफ से, ठीक है। मैं अपने तरफ से जितना हो सके मैं भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। अब यहाँ तो मैं रीजनिंग भी आपको दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस अपने तरफ से भी जितना हो सके आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करो, क्योंकि जितना समय है आपके पास, मेरे पास, उसमें अगर हम लोग मिल के सॉल्व करेंगे तो हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे अपने से, ठीक है। तो चलिए, तो फिलहाल यहाँ पास मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि मैं इस चीज़ को आगे भी आपके लिए कंटिन्यू रख सकूँ, ठीक है। और साथ में जितने भी लोग बोल रहे थे मेरे टेलीग्राम और चैनल के बारे या फिर ग्रुप के बारे, तो मैं अपना लिंक दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग बोलते हैं टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप उनको लिंक नहीं मिलता या फिर ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से जरूर से ज्वाइन करो, हो जाओ। या फिर आप सर्च भी करोगे स्टडी बाजार टेलीग्राम में तो भी आपको मिल जाएगा। तो जरूर से सभी लोग यहाँ पर जरूर से ज्वाइन होना, ठीक है। तो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जिनका भी पेपर अगर है, आपने अभी तक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा तो आप मुझे भेज देना, वो भी मैं अपना ईमेल अपना दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।